Hello students, welcome to part number 5 of Theory of Demand and Supply of the subject Business Economics. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड अदर टॉपिक्स आफ्टर दिस। आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने पुराने लेक्चर्स में प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट कर ली थी। नाउ इट इज़ अ टाइम टू मूव ऑन टू इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं कुछ दिनों से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। आई वाज ट्रैवलिंग ऑल्सो, बट नाउ दैट एवरीथिंग इज सेटल्ड हम लोग वापस से लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, डेली के लेक्चर्स। ठीक है, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सीन है दैट इज़ आज के लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि ये वाला यूनिट ख़त्म हो जाए। आई थिंक हार्डली 10 to 11 पेजेस आर लेफ्ट। हम ट्राई करेंगे जल्दी से वो ख़त्म हो जाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम स्टार्ट कर देंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा शॉर्ट भी रख लेंगे ताकि आप आराम से जो है ये यूनिट, पहले ये यूनिट खत्म कर लो, आपके दिमाग में ये यूनिट बैठ जाए। ठीक है, फिर आप उस पर आराम से अपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो विच इज पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज इनकम elasticity of demand. Let's see what is written here. The income elasticity of demand is a measure of how much the demand for a good is affected by changes in consumers' income. एक कंज्यूमर की इनकम कम होने से या बढ़ने से उनकी डिमांड पे कितना इफेक्ट आता है वो हमारा मेजर करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एज वी नो कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। ठीक है, दिस इज फॉर नॉर्मल गुड्स। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल गुड्स की बात करूंगा। यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी मेरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अगर मेरी इनकम डिक्रीज होती है तो मेरी डिमांड भी डिक्रीज होती है। मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा, लेकिन जब मैं कम पैसे कमा रहा हूँ तो मैं अपनी डिमांड भी कम कर दूंगा सो दैट आई कैन अफोर्ड, जितना मेरे से अफोर्ड हो पाएगा उतना ही मैं डिमांड करूँगा। ठीक है, चलो। Estimates of income elasticity of demand are useful for businesses to predict the possible growth in sales as the average income of consumers grow over time. Okay, तो जो businesses हैं वो देख सकते हैं कि what is the income elasticity of demand, और वो देख के वो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी सेल्स कैसे ग्रो करेगी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, जैसे स्मार्टफोन्स का बिजनेस होता है, स्मार्टफोन्स का वो डेट स्मार्टफोन्स टेंड टू बी ऑफ अ हायर कॉस्ट, हाई एंड स्मार्टफोन्स। नाउ व्हेन यू नो दैट द people are earning more, their income is increasing, so you know that okay my sales are going to go up because अगर consumers ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की वो डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे। सो आपको पता है कि अच्छा अब कंज्यूमर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही, सॉरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब ये मेजर कैसे करते हैं? ठीक है, दिस इज इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, ई आई लिखा है यहाँ पे। दिस इज इनकम इलास्टिसिटी। इट इज मेजर्ड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था उसमें क्या था, परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन, एक तो था डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ऐसा करके एक एक्सप्रेशन था, वो प्राइस का था। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इनकम एंड डिमांड की। ठीक है, ओके। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखो। दिस इज चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन वाई अपॉन वाई। दिस बिकम्स चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू वाई अपॉन चेंज इन टू वाई। जैसे ही सेम हमने प्राइस का देखा था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इंटू ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी।
यहाँ पे इसके एब्रिविएशंस में बता रखे हैं उन्होंने कि व्हाट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, चलो। There is a useful relationship between income elasticity for the good and the proportion of income spent on it. The relationship between the two is described in the following three propositions. Basically वो कह रहे हैं कि जितनी किसी पर्टिकुलर गुड की इनकम इलास्टिसिटी होती है और उस पर कितना हम प्रपोर्शन ऑफ हमारा इनकम स्पेंड करते हैं, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। कैसी होती है देखो। If the proportion of income spent on a good remains the same as income increases, then income elasticity for that good is equal to 1. Okay. तो मान लो पहले मेरी इनकम थी 1000 एंड स्पेंड मैं करता था 60%। ठीक है, अब मेरी इनकम हो गई 5000 थोड़ा इसको क्लियर आउट बना देता हूँ मैं। और अब भी मैं स्पेंड करता हूँ 60%। ठीक है, तो मतलब मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, लेकिन जितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ, जितनी अपनी इनकम का प्रोपोर्शन मैं स्पेंड कर रहा हूँ, दैट इज रिमेन द सेम। ओके, if the proportion of income spent on a good increases as income increases, then the income elasticity for that good is greater than 1 and demand increase faster than rate of increase in income. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि मेरी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन जितना मैं पहले स्पेंड करता था अपनी इनकम का प्रोपोर्शन, उससे ज़्यादा मैं अब स्पेंड कर रहा हूँ। मान लो इस केस में 60% मैं पहले स्पेंड कर रहा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने 60 से उसको करके कर दिया 80%। तो इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ठीक है, इसमें तो हो गया आपकी 1, इसमें आ जाएगी मोर देन 1। ठीक है, सही है, बात समझ आ गई आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। If the proportion of income spent on a good decreases as income rises, then income elasticity is positive but less than 1। तो अगर इनकम बढ़ने पे मैं खर्चा कम कर रहा हूँ, तो जो इनकम इलास्टिसिटी है दैट इज, वो नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव, बट 1 से नीचे, लेस देन 1 है। ओके, द डिमांड फॉर इनकम इन इलास्टिक गुड rises but substantially slowly compared to the rate of increase in income। मतलब डिमांड तो आप बढ़ाओगे उन वैसे गुड्स की, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, जैसे नेसेसिटीज होगी ना, मेडिसिन हैं। अब आपकी इनकम बढ़ गई, आपने अच्छी मेडिसिन ले लिया, अच्छी क्वालिटी की, आपने कुछ सॉल्ट शुगर ऐसे ले ली, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने भरी दी पूरी, पूरा घर भर दिया उससे, ऐसा नहीं ना। आपको जितनी नीड होगी आप उतना ही लोगे। आप थोड़ी डिमांड इंक्रीज करोगे, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, उतनी भी नहीं इंक्रीज करनी डिमांड। ठीक है, बिकॉज वो इतनी नीड भी नहीं होती है, लेकिन लग्जरी गुड्स की नीड हमें होती है ना, वो वांट सेटिस्फाई करनी पड़ती है हमारी। ठीक है, तो इसलिए उसको हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। राइट, ठीक है, इसमें क्या होगा, लेस देन 1। ठीक है, चलो। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, आई से एन एग्जाम्पल बना के दिया है यहाँ पे। लेट्स लुक इनटू द एग्जाम्पल। लेट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10 रुपीज पर यूनिट। 10 रुपीज इज द प्राइस। Initially, the consumer's income is 100 rupees and he spends 10% of his income, that is 10 rupees, on a commodity demanding 1 unit of the same. Okay, डिमांड उसकी अभी है फिलहाल 1 यूनिट। नाउ कंज्यूमर्स इनकम डबल टू 200। अब न्यू इनकम होगी उसकी 200। तो अब इसमें क्या, जैसे उसकी इनकम इंक्रीज हुई, अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। पहला क्या है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट रिमेन सेम। पहले 10% करता था, तो अब 20 रुपये हो गया,
2 की डिमांड करेगा तो 1 है हमारी लास्टली। कुछ उसने प्रपोर्शन ही चेंज किया। देखो एक्सपेंडिचर तो उसका इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड वो सेम है 10%। सेकेंड केस में क्या हो गया, प्रमोशन भी इंक्रीज हो गया, प्रपोर्शन भी इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 20% हो गया। अब 20% ऑफ 200 इज 40 रुपीज, तो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। अब दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, 300% होगी, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड डिक्रीजेज एंड इंक्रीज, अब यहाँ पे कम हो रही है 5% ओनली, पहले 10 थी अब 5 कर दी। तो 10 रुपीज़ का खर्चा करेगा, दैट इज सिर्फ 1 यूनिट वो परचेज करेगा, तो इट इज इक्वल टू 0 और इट इज लेस देन 1। अभी तो वैसे इसमें तो 0% है, ठीक है। ओके, ये पैराग्राफ देखते हैं। इफ द इनकम इलास्टिसिटी इज 0, it signifies that the demand for the good is quite unresponsive to changes in income. When income elasticity is greater than 0 or positive, then an increase in income leads to an increase in demand for the good. बिल्कुल, बेसिकली क्या कहता है ये कि जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब कि वो हमारी इनकम तो इंक्रीज होगी, लेकिन हमने डिमांड बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करी या बहुत थोड़ी इंक्रीज करी है, ठीक है। उस केस में क्या है कि डिमांड हमारी क्वाइट अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज इन इनकम, ठीक है। तो अब इसमें ये बात कह रहा है, लेकिन जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, तो इंक्रीज इन इनकम से इंक्रीज इन डिमांड होती है, और ये है केस नॉर्मल गुड्स का, ठीक है। फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। हाउएवर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कमोडिटीज। अगर मान लो नेचर है, नेसेसिटीज हैं, लग्जरीज हैं या नॉर्मल है, उन सब वो कैटेगरी के हिसाब से डिफर करती है, ठीक है। कितना मैं डिमांड ज़्यादा बढ़ाऊंगा वो सब डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। ओके, और व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, द गुड इज एन इंफीरियर गुड, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, ये सब हमने सब देखा था ऊपर, जब हम डिमांड की बात करते थे, नॉट इलास्टिसिटी, हम डिमांड की जब बात करते थे तब हमने देखा था, राइट। ओके, इन दिस केस द क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी गिवन प्राइस डिक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस। जैसे इनकम बढ़ती है हम इसकी डिमांड कम कर देते हैं, इंफीरियर गुड्स के केस में यही यही होता है, ठीक है। द रीजन इज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर्स चूज टू कंज्यूम सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, वो इंफीरियर की जगह नॉर्मल गुड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ है यूनिटी, दैट इज इक्वल टू 1। Now, when the income elasticity of demand is equal to 1, the proportion of income spent on goods remain the same as consumers' income increases. ये वही बात हो कि इनके proportion सेम रह रही है, पहले 10% स्पेंड करते थे, अभी भी 10% स्पेंड करते हैं, इनकम तो इंक्रीज हो गई फिर भी, तो इसमें क्या है, proportion ऑफ इनकम स्पेंड सेम है, तो इक्वल टू 1 हो जाता है इसमें। दिस रिप्रेजेंट्स a useful dividing line. If the income elasticity for a good is greater than 1, it shows that the good bulks larger in consumers' expenditure as he becomes richer. ठीक है, बेसिकली है कि अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब कि कंज्यूमर ज़्यादा प्रपोर्शन अपनी इनकम का उस पर स्पेंड करेगा, जैसे जैसे तो इसकी इनकम इंक्रीज होगी वो ज़्यादा प्रपोर्शन उस पर स्पेंड करता जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1, इसमें ही ऐसे लिखा है, ठीक है। ओके, बेसिकली अब ऐसा नहीं कि प्रपोर्शन आपने बढ़ा दी, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है एक्सपेंडिचर इंक्रीज करोगे। देखो आप समझो बात क्या है, पहले मैं स्पेंड करता था 10 रुपये, मैं अभी अभी भी मैं 10% ही स्पेंड करता हूँ, लेकिन एक्सपेंडिचर तो 20 रुपये हो गया। ये बात बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से। पहले जब मेरी इनकम 100 थी तो मैं उसका 10% करा था स्पेंड, दैट इज 10 रुपीज़। अब मेरी इनकम 200 हो गई, लेकिन अभी भी मैं 10% ही स्पेंड कर रहा हूँ, आई एम स्टिल स्पेंडिंग 10%, लेकिन दैट 10% कम्स आउट टू बी 20 रुपीज़, 20 रुपये बन गया वो तो अब मैं 20 रुपये जो है वो स्पेंड कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब, उस लाइन का ये मतलब है, कौन सी लाइन का सर, ये वाला, गुड बल्क्स लार्जर इन कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर एज ही बिकम्स रिचर। एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि प्रोपोर्शन आपने सेम रखी है, इनकम बढ़ गया,
ठीक है, such goods are called luxury goods. On the other hand, if the income elasticity is less than 1, अगर एक से नीचे है तो वो दिखाता है कि either the good is relatively less important or it is a good which is a necessity. ठीक है, चलो ओके, ये सब हमने देख लिया है। ओके, an important feature of income elasticity is that income elasticity differs in the short run and long run. For nearly all goods and services, the income elasticity is larger in the long run than in the short run. इसका क्या मतलब है कि इस देखो इसमें क्या लिखा है कि व्हेन कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, नियरली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम इलास्टिसिटी इज लार्जर इन द लॉन्ग रन। लार्जर इन द लॉन्ग रन मतलब लार्जर मीन्स लार्जर देन वन। ठीक है, अब वो कब होता है सर? वो तब होता है जब मैं प्रपोर्शन अपनी सेम रख रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें इनकम इंक्रीज करते हैं हम डिमांड उतनी ही रखते हैं जितनी हमने पहले रख रखी थी, प्रपोर्शन उतना ही रहेगा एक्सपेंडिचर का। ठीक है, लेकिन क्या है, शॉर्ट रन में जैसे हमारी इनकम एकदम बढ़ गई तो हम एकदम ऐसे नहीं कि डिमांड कम या ज़्यादा कर देंगे, ऐसे नहीं। वी विल नॉट डू इट इमीडिएटली इन द शॉर्ट रन बट वी विल डू इट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये यहाँ बात लिखी है। लेट्स सी, अब ये थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं तो ओके, knowledge of income elasticity of demand is very useful for a business firm in estimating the future demand for its products. किसी भी बिजनेस फर्म के लिए ये जानना कि मेरी कस्टमर्स की इनकम इलास्टिसिटी कितनी है वो बहुत यूज़फुल है, ताकि वो डिमांड को प्रेडिक्ट कर सके। देखो, यहाँ पे डिमांड प्रेडिक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज जो बिजनेसेस हैं वो सप्लाई फिर उतने ही प्रोडक्ट करेंगे जितने वो डिमांड को मीट करने के लिए रख सकते हैं। अगर कस्टमर्स की डिमांड उनको लग रहा है कि बहुत कम आने वाली है तो वो क्यों बल्क में सप्लाई करेंगे उसकी? वाई विल दे increase the supply for that? Why will they increase the supply for that in bulk if they know that नई डिमांड इतनी नहीं आने वाली है? तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए ही, ओनली फॉर प्रिडिक्टिंग दिस थिंग, दे रिक्वायर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ देयर कंज्यूमर्स। ठीक है, they can measure the sensitivity of sales for a given product to incomes in the economy and to predict the outcome of business cycle on its market demand. बिजनेस साइकिल के आउटकम को तो वो प्रेडिक्ट करने के लिए ये एक बहुत यूजफुल उनके लिए टूल बन जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी 1 है, सेल्स मूव एग्जैक्टली इन स्टेप विद चेंजेस इन इनकम, यस। अगर ज़्यादा है 1 से, सेल्स आर हाईली साइक्लिकल, दैट इज सेल्स आर sensitive to change in income. For an inferior good, sales are counter cyclical, that is sale move in opposite direction of income. क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड तो कम हो जाएगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अगर जीरो है तो ये है, तो बेसिकली ये नॉलेज एनेबल करती है फर्म को टू कैरी आउट एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बात बताई सप्लायर की, कि वो उतना ही फिर कुछ सप्लाई करेंगे जितना उनको लगता है कि डिमांड मेरी आने वाली है। राइट, ओके, यस, चलो let's see this illustration. A car dealer sells new as well as used cars. Sales during the previous year were as follows. प्रीवियस ईयर की सेल्स बता रहे हैं लोग, देखते हैं क्या है। जो न्यू कार है उसका प्राइस है 6.5 लैक्स, उसकी क्वांटिटी है 400। जो यूज्ड कार है उसका प्राइस है 60,000 रुपीज़ और क्वांटिटी है 4,000। ठीक है, अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, other things remaining the same, the real income of the customers rose on an average by 10%. On an average 10% से consumers की income बढ़ जाती है। During the last year, sales of new cars increased to 500, तो ये increase होगी आपकी कार सेल 500 होगी, but the sales of used cars declined to 3850, क्योंकि इनकम बढ़ गई। अब लोग जो हैं वो ज़्यादा न्यू कार अफोर्ड कर सकते हैं तो वो यूज कार्स कम खरीदेंगे। ठीक है, पूछा कि इनकम इलास्टिसिटी बता दो फॉर न्यू एज वेल एज यूज कार्स एंड व्हाट इन्फ्लुएंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज मेजर्स। ठीक है, अब उसके लिए आप चेंज देखेंगे, इनकम में चेंज कितना हुआ है 10%, वो इन्होंने यहाँ बता दिया था।
ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्स की क्वांटिटी में कितना चेंज आया, वो कितना परसेंटेज बनता है। ठीक है, देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन इनकम इज 10%, वो गिवन है। क्वांटिटी ऑफ न्यू कार्स का देखो, पहले 400 था। ठीक है, पहले 400 था, अब हो गया 500। ठीक है, तो दैट इज 100/400 करके 25% का यहाँ बन गया। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी हमारी कितनी हुई, 25%। 25% इज चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम इज 10%, 2.5 इतनी बन जाती है। तो न्यू कार इज देयरफॉर इनकम इलास्टिक, सिंस इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, न्यू कार इज अ नॉर्मल गुड, राइट। चलो, यूज कार्स का देखो अब यूज कार के केस में क्या हुआ, पहले तो थी 4000, फिर बन गई अपनी 3850। ठीक है, तो 3850 तो माइनस में आएगा ये, -0.375। ये तो -3.75% बन जाता है परसेंटेज के, अगर आप एक्सप्रेशन में देखो। एंड सिंस इट इज नेगेटिव, इट इज एन इंफीरियर गुड। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड। क्रॉस से आप, क्रॉस वर्ड से आप समझ जाओ कि ये यहाँ बात होगी सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी मे चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे रिलेटेड गुड्स के आपके प्राइस चेंज होंगे, या तो सब्स्टिट्यूट्स के या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, तो उसी के साथ साथ आपकी जो है एक आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज होगी। ठीक है, अब वो या तो हो सकता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या हो सकते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ओके। क्रॉस डिमांड रेफers to the quantities of a commodity or service which will be purchased with reference to change in price, not of that particular commodity, but of other interrelated commodities, other things remaining the same। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे बॉल पेन जेल पेन के एग्जाम्पल मैं बहुत लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया, जो हमारा जेल पेन है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तो मैं बॉल पेन की डिमांड इंक्रीज कर दूंगा। बॉल पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मैं जेल पेन की डिमांड इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि मेरे बॉल पेन या जेल पेन में कुछ, बॉल पेन के प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन जेल पेन के प्राइस में तो चेंज नहीं हो रहा है ना। बात समझो मेरी ध्यान से, मेरी जेल पेन, सॉरी 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 सॉरी, एग्जाम्पल में गलती हो गई थी, मैंने उल्टा लिख दिया था। तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी जेल पेन का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो मैंने जेल पेन की डिमांड कम कर दी। नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या हुआ, जेल पेन की डिमांड तो कम होगी, लेकिन जिन लोगों को पेन चाहिए था, अब वो कहाँ कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे बॉल पेन खरीदने। बॉल पेन के प्राइस में तो चेंज हुआ ही नहीं था, वो तो जेल पेन में हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जेल पेन की, सॉरी बॉल पेन की डिमांड इंक्रीज कर देंगे हम, तो ये वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सॉरी क्या हो रहा है आज, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो थोड़ा इग्नोर करना उससे। ठीक है, चलो। It may be defined as the quantities of a commodity that consumers buy per unit of time at different prices of a related article. Other things remaining the same. Okay. तो अगर मान लो जेल पेन का कुछ प्राइस है, उस प्राइस पे बॉल पेन की कितनी डिमांड है। ठीक है, ये हम देखते हैं इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री में भी यही होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हम प्राइस तो किसी एक प्रोडक्ट का देख रहे हैं, लेकिन डिमांड दूसरे का देख रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं रिलेटेड गुड्स। समझ गया बात। चलो, ठीक है, पहला केस देखते हैं, पहला है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड डिमांड।
अब सब्स्टिट्यूट के केस में जो क्रॉस डिमांड कर है वो अपवर्ड स्लोप करती है, ये देखो, तो पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव क्यों है। 10 पे मेरी डिमांड है 100, इसका प्राइस 15 हो गया, तो मैंने कर दी 200। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है बॉल पेन की, यहाँ बात हो रही है जेल पेन की। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात हो गई है, तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, मोर कमोडिटीज विल बी डिमांडेड वेन एवर देयर इज राइजिंग प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। ठीक है, इन्होंने टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया है, वो भी आप देख सकते हो, टी कॉफ़ी जेल पेन बॉल पेन, अलग अलग ब्रांड्स के टूथपेस्ट टूथ ब्रशेज, बहुत एवरी प्रोडक्ट यू सी हैज़ अ सब्स्टिट्यूट, मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली। ठीक है, चलो, ओके। Whenever there is increase of price of one commodity, demand of the substitute will increase, right? चलो, कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं। A change in price of a good will have an opposite reaction and demand for other commodity. Petrol and car. ठीक है, कार एंड पेट्रोल, अगर ये प्राइस है, ये डिमांड है, प्राइस कार का इंक्रीज हो गया, पेट्रोल की डिमांड कम, प्राइस गिर गया, पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा। क्योंकि कार की अगर प्राइस, कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार कम खरीदेंगे, तो पेट्रोल भी कम डिमांड करेंगे। ठीक है, लेकिन कार का प्राइस अगर कम हो गया तो लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे और उनको पेट्रोल चाहिए होगा, तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। ये देखो, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड बटर, ये बैटरीज एंड सोलर पैनल्स, बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सर इसका कर्व कैसा है? इनवर्स, पहले ये देखो, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो यहाँ पे हमारा आ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग का। ठीक है, चलो, अब मेजर कैसे करते हैं इसको सर? न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो कैसे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, देखते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन अदर गुड्स प्राइस। ये देखो, percentage change in quantity demand of good X and divide by percentage change in price of good Y। इस तरह से हम मेजर करेंगे इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर देखें तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ Y डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ Y अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ X, सॉरी क्वांटिटी ऑफ, ओरिजिनल है ये वाला, ओरिजिनल है, दिस इज ओरिजिनल, दिस इज चेंज। तो change in quantity of X upon change in price of Y upon original price of Y upon original quantity of X। ठीक है, चलो, and in case of the cross price elasticity of demand, the sign that is plus or minus is very important. It tells us whether the two goods are complementary or substitutes। तो जब सब्स्टिट्यूट होते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी साइन। ठीक है, क्योंकि एक राइज ऑफ प्राइस दूसरे की डिमांड राइज हो रही है और राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व। लेकिन जब, ठीक है, और जब पॉजिटिव होता है तो इट्स साइज इज अ मेजर ऑफ हाउ सब्स्टिट्यूटेबल द गुड्स आर, कितना ज़्यादा वो सब्स्टिट्यूटेबल हैं गुड्स, वो भी देखते हैं हम। ठीक है, ग्रेटर द क्रॉस इलास्टिसिटी द क्लोजर इज द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर, तो वो होगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो पॉजिटिव है और लार्ज नंबर है, अगर ज़्यादा नहीं है तो पॉजिटिव होगी और स्मॉल, और टोटली अगर अनरिलेटेड हैं फिर ज़ीरो। ठीक है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। ठीक है, और अब देखो इसमें क्या है, इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज ओनली स्लाइटली बिलो जीरो, अगर जीरो से थोड़ा सा कम है, देन दे आर वीक कॉम्प्लीमेंट्स।
If it is negative and very high, there are strong complements. Okay, चलो. Now ये क्यों यूजफुल है? इट इज़ यूजफुल while making decisions regarding changing the price of his products which have substitutes and complements. अगर एक प्रोडक्ट का हमें प्राइस चेंज करना है जिसके सब्स्टिट्यूट्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना उसका प्राइस चेंज कर रहे हैं. इफ क्रॉस elasticity to change in the price of substitutes is greater than 1, the firm may lose by increasing the prices and gain by reducing the price of its products. ठीक है, अगर चेंज जो इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, इफ इट्स ग्रेटर देन 1, तो उस केस में क्या होगा? आपने इंक्रीज कर दिया प्राइस तो आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा कि दूसरे अब क्या देखो क्या होगा, थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग से लिखा हुआ है. इफ क्रॉस इलास्टिसिटी टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज ग्रेटर देन 1. हाँ ठीक है, 1 से ग्रेटर है मतलब देर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. द फर्म में लूज बाय इंक्रीजिंग द प्राइजेस. ठीक है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जैसे प्राइस बढ़ा उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है. ठीक है, अब अगर उसका प्राइस कम कम कर देंगे तो लोग ज़्यादा ये वाला खरीदेंगे जो हम बेचते हैं. ठीक है, तो दोनों तरफ से आपका, एक तो आप अगर बढ़ाओगे तो लॉस होएगा, कम करोगे तो गेन होगा. ठीक है, प्रॉपर लॉ ऑफ डिमांड जो है. द फर्म कैन प्लान पॉलिसीज टू सेफगार्ड अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. आप पहले से ही पॉलिसीज लगा सकते हो टू सेफगार्ड अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस. राइट, एग्जाम्पल देखते हैं. Shopkeeper sells only two brands of notebooks, Imperial and Royal. It is observed that when the price of Imperial rises by 10%, demand for Royal increases by 15%. तो देखो फॉर्मूला में क्या था, पहले था परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स. तो यहाँ पे हम इंपीरियल की डिमांड बढ़ेगी 10, सॉरी प्राइस डिमांड बढ़ी रॉयल की तो 15% आएगा ऊपर. इंपीरियल का प्राइस बढ़ेगा 10% तो नीचे आ जाएगा 1.5 हो गया. देयर आर सब्स्टिट्यूट्स विद सिग्निफिकेंट सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. The cross price elasticity between two goods X and Y is 0.8 minus 0.8. Minus 0.8. If the price of good Y rises by 20%, how will the demand for X change? ठीक है, तो 0.8 है, माइनस 0.8, तो हम समझ गए ये है कॉम्प्लीमेंट्री. प्राइस ऑफ गुड बाय राइजेस बाय 20%. ठीक है, राइज कर गया बाय 20%, प्राइस नीचे रहता है तो यहाँ पे परसेंटेज अपॉन 20%. ठीक है, अब इसको देखो कितना हो गया. लेट्स कैलकुलेट कितना हो गया. ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मतलब फिर भी एक बार खुद से भी कर लेते हैं. 0.2 है ये इंटू 0.8 इज 0.16, दैट इज माइनस 16%. ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री. ये मैंने आपको पहले बता दिया था ये देख के कि वो माइनस में लास्ट लिखी हुई है उसकी, तो माइनस में जैसे आपने देखी आप समझ जाओ कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 1 kg टी का प्राइस है 30 रुपीज़ और 5 kg की डिमांड है. कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया 25 से 35 रुपये, 25 to 35. ठीक है, तो अब टी की डिमांड मेरे को लग रहा है इंक्रीज होने वाली है. देखो राइज हो गई 5 to 8 kg हो गई. निकालो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. फॉर्मूला क्या था, बिना देखे पहले खुद से करते हैं. चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, टी का देख रहे हैं हम. टी का 8, पहले 5 था, अब 8 हो गया, तो 3 kg का चेंज आया. तो यहाँ हम लिखेंगे 3. प्राइस में चेंज देखो कितना है, 25 to 35. ये है कितना चेंज है, 10 रुपीज़ का जहाँ पे चेंज हो रहा है 10 लिख देंगे. इनटू ओरिजिनल प्राइस कितना है 25, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी टी की 5. ठीक है, इसको कर लो सॉल्व. ये हो गया 2.5, 3 इंटू 2.5 अपॉन, बल्कि ये हो गया 3/2 दैट इज 1. ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2.5. सॉरी 2.5 2 2.
ठीक है, 2 हो गया यहाँ पे, राइट। 3/2 इज 1.5 पॉजिटिव आ गया क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीधा। 1 kg शुगर का प्राइस है 50 रुपीज़। उस प्राइस पे 10 kg डिमांड करी गई है। 50 रुपीज़ पे 10 kg is डिमांड फॉर शुगर। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स फ्रॉम 30 to 25, कंजम्पशन ऑफ शुगर राइजेज फ्रॉम 10 to 12। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पहली बात, टी एंड शुगर। एक का अगर प्राइस गिर रहा है, दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। देखते हैं 10 to, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ पहले। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है पहले ये देखो। हाउ मच इज द चेंज इन क्वांटिटी? 10 से 12, 2 है, 2। चेंज इन प्राइस 30 to 20, 35, -5 हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 30। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? 10 kgs। ये 3 हो गया। 3 × 2 6/5, दैट इज 1.2 -1.2। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, ठीक है। आई होप दिख गया हो आपको ये। वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको बस आना चाहिए, इसका लॉजिक पता होगा तो वेरी गुड, वो तो पता होना ही चाहिए। साथ में फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, सो दैट आप कैन यू कैन ईजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ये मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपको इसका हिंट दिया था कि एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी भी है एक चीज़, कि जितनी आप प्रमोशन करते हो, जितनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लेते हो आपका एज अ बिजनेस, तो वो आपकी सेल्स पे भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, रीड करते हैं एक बार। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स और promotional elasticity of demand is the responsiveness of a goods demand to changes in the firm's spending on advertising. Advertisement elasticity of sales or promotional elasticity of demand is the responsiveness of a goods demand to change in spending on advertising. जितना मैं एडवर्टाइजमेंट पे चेंज करता हूँ अपनी स्पेंडिंग को, उसके रिस्पॉन्स में कितनी मेरी डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है, वो है मेरा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, percentage change in demand that occurs given a 1% change in advertisement expenditure। ठीक है, वो वैसे पॉजिटिव होती है टिपिकली, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइज करोगे उतनी आपकी जो है डिमांड इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब देखो, अगर आपकी जीरो इलास्टिसिटी, दैट मीन्स आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, लेकिन डिमांड बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, जीरो है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं किया एडवर्टाइज डिमांड ने, तब होता है आपका इलास्टिसिटी जीरो। अब क्या है, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, तो इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना आपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया एडवर्टाइजमेंट पे, उतनी आपकी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, उससे कम हुई है, तो लेस देन 1। अगर 1 ही है तो सेम प्रोपोर्शन में डिमांड इंक्रीज हुई है जितनी आपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। और अगर मोर देन 1 है, देन डिमांड इंक्रीज एट अ हायर रेट देन इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जितना आपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया उससे ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होगी, दैट इज मोर देन 1। ओके, चलो। As far as a business firm is concerned, the measure of advertisement elasticity is useful in understanding the effectiveness of advertising and in determining the optimal level of expected advertisement expenditure। तो इस एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी से मुझे क्या पता लग रहा है कि कितना मैं एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर सकता हूँ, कितनी उससे मेरी डिमांड जो है वो इफेक्ट होगी, ये सब मैं समझ सकता हूँ थ्रू एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, राइट। ये लिखा है इसमें। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर का फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। ये यूनिट को ख़त्म करने में हमको 5 पार्ट्स लग गए हैं। डिमांड एक काफ़ी बड़ा यूनिट है। इवन आपने अब इसमें क्या प्लस पॉइंट है कि आपने ये 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है,
ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज दैट यू हैव इन दिस सब्जेक्ट. आई हैव बीन रिपीटिंग दिस अ लॉट एंड आई विल कंटिन्यू टू रिपीट इट बिकॉज दैट इज़ द ट्रूथ. मेरे केस में भी सेम था. आई वॉज एबल टू स्कोर 80+ in this subject because my base of class 11th and 12th of economics was very strong. तो आपको भी यही करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो. क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे बहुत फास्ट, राइट. एमसीक्यू पेपर है, लिखने का भी नहीं है, ठीक है. ध्यान से करो क्योंकि देखो एमसीक्यू पेपर है तो इसका मतलब कि वो छोटे छोटे कहीं से पॉइंट्स से उठा के एमसीक्यू को बना सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अदरवाइज उसके अलावा एवरीथिंग इज कूल, राइट. अपना पढ़ते रहो आराम से. कोई क्वेरी है, कोई कुछ क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, डू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. लेक्चर अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा. और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, राइट. ओके, कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट.